मैं 100% कर रहा हूँ, मुझे 10% मिल रहा है। तो वो जहन में हमेशा रहा था। जब से जॉब करा तब से दिमाग में ये चलता था। ही वॉज इन ट्रॉमा, बहुत दुखी था, परेशान था कि इनकम टैक्स वाले आके अब क्या करेंगे क्या नहीं, बहुत परेशान था, रोता था आके। मैं कोई पक्ष का नहीं हूँ, ना ही मैं कांग्रेस का हूँ, ना ही मैं भाजपा हूँ, ना ही मैं आपको मान रहा हूँ। मेहरबानी करो, मेरे भारत को गरीब मत बनाओ। मेरा भारत बहुत अमीर है, बहुत अमीर था। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका स्वागत है। इन्होंने गुटखे बेचे, चॉकलेट बेची, अचार भी बेचा और एसी भी बेचा और फिर बाद में बन गए वकील। आज ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्हें बहुत सारे अनुभव हैं और उन अनुभवों के साथ वो वकील बने और उन अनुभवों का वकीलात में क्या फायदा हुआ और उन्होंने क्या क्या वकील की तरह उन्होंने क्या क्या काम किए, उनसे सब की तरह बात करेंगे। अल्पेश ठक्कर उनका नाम है और अल्पेश जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ थी। आप जब पढ़ रहे थे या 10वीं पास तब से आप जॉब करते रहे जी। और फिर बाद में आप वकील बने जी। तो सर बताइए कि ये सब जो अनुभव आप, मतलब 15 साल का बच्चा होता है, 10वीं में तो होता है, तब से उसने इतने सारे अनुभव लिए कि वकील बनने के बाद बहुत सी चीजें बहुत इजी हो गई होंगी। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं सारी चीज़ें इजी हो गई, पर हाँ, एक्सपीरियंस काउंट्स। 17 साल का लड़का, पापा डॉक्टर और नौकरी करने की जिद कि खुद का कुछ करना है, खुद के पैसे से पढ़ना है, ये पहले से ही जिद रही थी। और इसीलिए 10वीं की एग्ज़ाम दी और वैकेशन में एक मिल में नौकरी करना तय किया कि देखे तो सही पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और बस वही कशिश के साथ नौकरी शुरू की। मिल में मैंने बेगारी की नौकरी की। बेगारी माने मजदूर। कपड़ा जो होता है वो धुलाई में जाता है, उसके बाद वो कपड़ा उसकी गूंच हो जाती है, गूंच निकालने का काम वो बेगारी करता है, ट्रॉली बनाने का काम करता है। तो वो काम शुरू किया। 1 ही महीने काम किया, पर किया। और वहाँ से अंदर से एक आवाज़ आती थी कि जो करे वो अपने लिए करें। और बस करते गए। 11वीं में फिर से वैकेशन हुआ, वीडियो लाइब्रेरी में नौकरी की। पगार थोड़ी बढ़ी, अच्छा भी लगा। 12वीं से रेगुलर नौकरी करने लगा। पान पराग, कोठारी प्रोडक्शन का एक हिस्सा था पान पराग। वो पान पराग की पड़िकियाँ बेची, उसी में मैं सुपरवाइज़र बना। पूरे गुजरात के सारे सिटीज़ मेरे अंडर आते थे। वहाँ मेरे भी हेड थे मिस्टर अजय देसाई। उन्होंने मुझे मार्केटिंग सिखाया कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। मार्केटिंग में एक लीडरशिप का जो तत्व होता है वो कैसे डेवलप होता है, वो मिस्टर अजय देसाई ने मुझे सिखाया। वो मेरे पहले गुरु। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। कॉलेज, 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरी कॉलेज बर्फीवाला कॉलेज थी, मॉर्निंग कॉलेज थी। उसी टाइम जॉब भी चालू थी और कॉलेज भी चालू थी। सुबह कॉलेज जाना और दोपहर के बाद नौकरी करनी, ये रूटीन रहा था। पान पराग के बाद सिमको चॉकलेट बेची, जिनके डिस्ट्रीब्यूटर थे मुर्जी भाई ठक्कर, जो कॉरपोरेटर थे उधना में। उनके वहाँ नौकरी करते करते, पढ़ाई करते करते आगे बढ़े। SY BCom की एग्ज़ाम थी और मैंने छुट्टी मांगी, छुट्टी न मिली तो नौकरी छोड़ दी। फिर से एग्ज़ाम ख़त्म हुई, फिर से मुर्जी भाई के पास गया, फिर से उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। और इसी तरह TY की बारी आई। TY BCom के आखिरी एग्ज़ाम, तब मैंने ऐसा बोला कि मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए। उन्होंने बोला 3 महीने की तो छुट्टी नहीं मिलेगी, और मुझे वो नौकरी
छोड़नी पड़ी। पर हाँ, उस टाइम भी मैंने अपनी जो चोट है वो चोट मैंने मुर्जी भाई के दिल पे छोड़ दी थी, कंपनी पे छोड़ दी थी। सिमको चॉकलेट स्मिथ नाम की बिस्किट भी बनाता था, और स्मिथ बिस्किट बस बनाते थे, बिकती नहीं थी। तो मैंने, और उस टाइम चैरिटी में पार्ले जी बहुत बिकते थे, लोग चैरिटी में पार्ले जी के पैकेट सबको देते थे। तो मैंने स्मिथ बिस्किट्स की लॉन्चिंग, मैंने ऐसा बोला कि मैं थोड़े ट्रस्टीज को जानता था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसा सोचा कि ट्रस्टीज जो पूरा ट्रक लोडेड माल परचेज करते हैं, पार्ले जी के डिस्ट्रीब्यूटर उनको बहुत कम मार्जिन में बेचते थे। मैंने वो सारा सर्वे करके रखा हुआ था। स्मिथ बिस्किट का मैंने एक ट्रक का ऑर्डर लिया। कंपनी वॉज शॉक कि ये कौन बंदा है, हमारी बिस्किट तो बिकती नहीं है, ये ट्रक भर का ऑर्डर ले आया, एडवांस पैसे तो मिलेंगे, सब कुछ ले लिया। पर मैंने एक शर्त रखी थी कि बिस्किट का जो पैकेट है वो 5 बिस्किट का हो, जो आज पार्ले जी बेच रही है 5 बिस्किट का। उस टाइम मैंने स्मिथ बिस्किट के 5 बिस्किट पैकेट बनवाए थे, और बस उसके पीछे का आशय ये था कि जो बिस्किट पूरा पैकेट देते हैं तो कोई पूरा खा नहीं पाता है। 5 बिस्किट, उसमें 13 बिस्किट आते थे। पार्ले जी के जो 100 ग्राम के बिस्किट का पैकेट है उसमें 13 बिस्किट आते थे। वो 13 बिस्किट को एक साथ खा नहीं पाता था, तो वेस्टेज खूब जाता था। तो वो मैंने थोड़ा माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व किया और बोला कि ये वेस्टेज हो रहा है, किसी को एक पैकेट दे दिया और वो खा नहीं पा रहा है तो वो तो फेंक देगा या कुत्तों को खिला, XYZ। तो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट करके वो 5 बिस्किट का एक पैकेट बनवाया। तो कंपनी को थोड़ा पैकेजिंग में थोड़ा लगा, पर मेरा कॉन्सेप्ट समझ के कंपनी ने बोला कि हाँ भाई, बात तो तेरी ठीक है। और जो लोग बिस्किट फ्री ऑफ कॉस्ट में बांट रहे थे उनको भी लगे बात तो सही है। कुछ एडिशनल चाहिए था उनको, कुछ अलग चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सेवा कर सके, वो ऐसा चाहते थे। और मैंने उनका वो काम कर दिया। तो इस तरह से सिमको, फिर उसके बाद और फिर तो नौकरी छोड़नी पड़ी मुझे बकायदा, क्योंकि मुझे पढ़ना था। नौकरी मेरा प्राइमरी रीजन काम नहीं। थर्ड ईयर पास कर दिया। थर्ड ईयर मैंने पास कर दिया। कॉमर्स, बीकॉम में। हाँ, उसके बाद LLB ज्वाइन कर लिया। LLB ज्वाइन करने के बाद फिर से नौकरी पे लगा। उस टाइम भी मॉर्निंग कॉलेज थी। हाँ, मैं LLB में था सिद्धार्थ लॉ कॉलेज। मुझे यहाँ तो कोई मेरे परसेंटेज, आई एम नॉट अ स्कोरिंग पर्सन, मेरा स्कोर नहीं आता था, पास हो जाता था, स्कोरिंग नहीं था मेरा। तो LLB में एडमिशन लेने के लिए स्कोर चाहिए था। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में मुझे एडमिशन मिले ऐसा था। यहाँ VT चौकसी में तो चांसेस आर वेरी लेस। तो मतलब शहर से बाहर यहाँ से कामरेज। कितना किलोमीटर? कामरेज 12 किलोमीटर था यहाँ से। तो आप रोज सुबह जाते थे? अर्ली मॉर्निंग जाते थे। शुरुआत में एडमिशन लिया तब तो कॉलेज में 15 दिन गए होंगे, क्योंकि नौकरी चालू थी। तो वो नहीं जा पाते थे रेगुलर। और फर्स्ट ईयर LLB में मैं फेल हुआ। फेल होने की वजह ये थी कि मेरे काम की वजह से मैं रूट पे था, कहीं काम पे था, और एग्जाम थी उस दिन। पता चला कि आज से एग्जाम शुरू हो रही है। तो काम वाइंड अप किया। बारडोली था मैं, और बारडोली से सुबह 8 बजे पता चला कि एग्ज़ाम है। 11 बजे एग्ज़ाम थी। कौन से सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है वो भी नहीं पता था LLB के फर्स्ट ईयर में। वहाँ से वाइंड अप करके सीधा कॉलेज पहुँचा। 11 बजे की एग्ज़ाम थी, 11:10 को एग्ज़ाम हॉल में पहुँचा, पेपर लिया। पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, जो समझ में आया वो लिखा, जो जितना जब पढ़ा था, और एग्ज़ाम दी। वैसे ही सारे सब्जेक्ट की बाद में तो एग्ज़ाम दी मैंने, और सब सब्जेक्ट में मेरे पास तो नहीं हुआ, पर सब सब्जेक्ट में 20-25 मार्क आए। ये फर्स्ट ईयर की बात है? फर्स्ट ईयर की बात। फिर प्रिंसिपल को जाके मिला, सर ऐसी ऐसी बात थी, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था, एग्ज़ाम थी ऐसा,
और प्लीज़ मेरा री एडमिशन करिए, मुझे रिपीट 6 महीने के बाद एग्ज़ाम नहीं देनी है, मैं साल भर के बाद ही एग्ज़ाम दूंगा, मेरा री एडमिशन करिए। विक्रम देसाई प्रिंसिपल थे, सुना, और वो सिंपैथी रखते थे, जो बच्चा नौकरी करते हुए पढ़ाई कर रहा है उसके लिए, उनके लिए स्पेशल उनका कुछ रहा होगा कुछ भी। तो उन्होंने मेरी बातें सुनी, मेरे पेपर्स मंगवाए, देखे, बोले तूने बिल्कुल पढ़ा नहीं, ऐसा लगता तो है नहीं। तो सब आप बोलो उसकी मैं कसम खाऊं। पेपर था, मैंने स्टोरी बताई कि मैं बारडोली था, बारडोली कॉलेज के बाहर मुझे पता चला कि आज एग्ज़ाम शुरू हो रही है। मैंने यहाँ अजीत भाई को फ़ोन किया, अजीत भाई ने बोला हाँ आज से एग्ज़ाम शुरू हो रही है, और मैं बारडोली से यहाँ सीधा आ गया और आके एग्ज़ाम में सीधा बैठ गया हूँ। बोले तेरे 20-25 मार्क्स सारे सब्जेक्ट में आए हैं, मतलब तेरे में कुछ तो है दोस्त, चल तुझे एक चांस देता हूँ। और उन्होंने मुझे चांस दिया LLB में। फर्स्ट ईयर में फिर से री एडमिशन किया और शर्त एक रखी, रोज कॉलेज अटेंड करेगा। मुझे ऐसा पता चला कि तूने कॉलेज अटेंड नहीं की है तो मैं तेरा एडमिशन कैंसिल। और रिलीजियसली उसके बाद कॉलेज जाना शुरू किया। अर्ली मॉर्निंग नौकरी चालू थी, अर्ली मॉर्निंग कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद नौकरी करना। वहाँ पर उन्होंने ही या तो भगवान ने या कोई, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ से रोज कॉलेज जाना बाइक पे थोड़ा पॉकेट को हैवी हो रहा था। या तो सर ने कुछ मैनेज किया या भगवान ने कुछ मैनेज किया। मुझे एक दोस्त दिया जो पुलिस में जॉब करता था और उसने गवर्नमेंट से परवानगी ली थी पढ़ने की, सैयद बापू करके। तो वो मेरे साथ, उन्होंने बोला गाड़ी तेरी पेट्रोल मेरा। उनको रोज मुझे वराछा पुलिस स्टेशन में उनकी जॉब थी, मुझे जहाँ तक याद है तो वराछा पुलिस स्टेशन से उनको अर्ली मॉर्निंग से उनको भी वही शर्त रखी थी कि रोज कॉलेज आना पड़ेगा। तो हम दोनों इस तरह से रोज सुबह जाना, 2 घंटे कॉलेज अटेंड करना और वापस आ जाना, वो अपनी नौकरी पे, मैं अपने काम पे। और पेट्रोल का जिम्मेदारी उन्होंने लिया था तो मुझे थोड़ी उसमें राहत हो गई थी। इस तरह से LLB शुरू की। फर्स्ट LLB क्लियर की, अच्छे 50-55 मार्क आए और सर भी खुश हुए और बोला कि देख तेरे में ताकत है, तू कर सकता है। LLB इस तरह से कर रहे थे, नौकरी चल रही थी। और SYLLB में आए। SYLLB में आए तब हाई कोर्ट में एक रीट हुई, डायरी, जो डायरी की रीट थी कि डायरी कंपलसरी करनी है, और हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया कि डायरी कंपलसरी नहीं हो सकती है। हमने SYLLB शुरू किया, नौकरी चालू थी। उस दौरान काम करते करते कोई मैनेजर के साथ, मेरे जो मैनेजर थे उसके साथ तकरार हो गई, न बोलने वाली बातें बोली, मैनेजर के साथ फाइट हो गई और वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। और SYLLB से फिर मैंने तय किया कि अब मैं किसी के लिए काम नहीं करूँगा, मैं जो भी काम करूँगा अपने लिए करूँगा। और मैंने वकीलात के क्षेत्र में आना तय किया और हसमुख लालवाला के साथ मैंने जूनियरशिप करना तय किया। पहले मैं गया था, मैं उधना में रहता था। मतलब ये सब जो आपने जॉब्स की उसके बाद एक आपको रियलाइजेशन हुआ कि भाई जॉब्स करना सही नहीं है, मुझे हमेशा रहता खुद था, के लिए ही काम करना मुझे हमेशा ऐसा रहता था कि मैं जो कर रहा हूँ तो मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग समथिंग, मैं 100% कर रहा हूँ, मुझे 10% मिल रहा है। तो वो जहन में हमेशा रहा था। जब से जॉब करा तब से दिमाग में ये चलता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या कर रहा हूँ। मैं अपना 100% एफर्ट डालता हूँ, मुझे तो 10% मुझे उसका रिटर्न मिलता है। तो ऐसा क्या काम है जो 100% मैं करूं और 100% उसका क्रेडिट मुझे मिले। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा सर्विस प्रोवाइड करने का। उसको मैंने प्रिंट आउट, उसको मैंने ब्लूप्रिंट, उसका मैंने सब तैयार किया। एक मेरा दोस्त था हेमेंद्र लिम्बाशिया करके, उसके साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करके वो पूरा वर्कआउट कर रहे थे। पर उस बीच में एग्ज़ाम आ गए और मुझे हफ्ते भर के लिए एग्ज़ाम्स के लिए उसमें से और नौकरी में से भी छुट्टी लेनी पड़ी। और जब वापस आया एग्ज़ाम देके
तब पता चला कि मेरा कॉन्सेप्ट तो शुरू हो गया है। ओके। बहुत गुस्सा आया, जो ब्लूप्रिंट बनाई थी वो फाड़ दी। वो कॉन्सेप्ट मैं जहाँ तक मेरे दिमाग से जो मैंने जो बनाया था, आज जो अमिताभ बच्चन साहब जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, जस्ट डायल, ओके, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। जस्ट डायल में आपको फोन करके किसी को वो लोग सिर्फ अपलिफ्ट करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था, सारी सर्विस यू जस्ट कॉल मी, माय पर्सन विल कम टू जो अर्बन कंपनी अभी कर रही है। हाँ, अर्बन कंपनी कर रही है, पर हर चीज उसमें सब चीज है, सब चीज आपका कारपेंटर से लेके प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन से लेके ड्रेनेज का काम, कुछ भी आप बोलो आपका काम हो जाएगा। फिर लेकिन वो हो नहीं पाया और फिर आप फिर वकीलात में तय किया कि अभी कोई काम नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए था, पैसे तो थे नहीं। पापा भले डॉक्टर थे, पर मैं जानता था, मैं समझता था कि मुझे किसी के पास पैसे नहीं लेने, जो करना है मुझे करना है, मेरे पैसे से करना है। तो एक ही चीज दिखती थी, बहुत सारा देखा कि क्या क्या कर सकता हूँ, पर एक ही व्यवसाय ऐसा दिखा जिसमें जो काम करूं, जो भी रिटर्न मिले वो मुझे मिले, जो काम करूं उसका क्रेडिट भी मुझे मिले। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये, और इन्वेस्टमेंट नहीं, किताबें तो लाइब्रेरी में मिल जाती हैं अगर पढ़नी है तो ये तय करके ये वकीलात के व्यवसाय में ही अपना। तो ये सारा जो आपने पहले जो आपने मतलब जनरली लोग पढ़ाई करते हैं और उसके बाद प्रोफेशन में आते हैं, आपने बहुत सारे काम किए। हाँ, और अलग अलग तरह के काम किए। तो वो सब काम करने का ये, अब जब वकीलात आपने शुरू कर दी तो उसमें क्या फायदा हुआ आपको? कॉन्फिडेंस लेवल, ओके, बात करने का तरीका जी, लहजा और प्रॉम्प्टनेस से, एक खुमारी से काम करने की जो बात थी, जो लोगों को मिले थे, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बात करते थे, तो उनके साथ जब बात करते थे वो खुले दिमाग से बात करते थे, तो वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे मेरे फील्ड में काम आया, बिल्कुल काम आया। एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। और कॉन्फिडेंस लेवल, अटपटे जो क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के इन्वेस्टमेंट्स जो देते हैं उनके काफ़ी अटपटे क्वेश्चंस होते हैं, जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसके सामने तो ये LLB या ये वकीलात का या जो लो फैटर्निटी में जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी रिजनेबल है। मैंने ऐसा देखा। ओके, मतलब आपने जो ज़्यादातर मार्केटिंग का काम किया, हाँ, लोगों के साथ मिलना, कन्विंस करना उनको, और ऐसी चीजें कि जो कन्विंसिंग पावर, हाँ, मार्केटिंग से कन्विंसिंग पावर बहुत आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और कन्विंसिंग पावर भी बढ़ी। कोर्ट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। काफी फायदा हुआ, बहुत काफी फायदा। कोई सर एग्जांपल याद आता है ऐसा कि जो आपको ऐसा हुआ कि मुझे पहले मैंने जो काम किया तो वो इधर काम आया वकीलात में? बहुत सारे काम, बहुत सारे काम किए, हर काम, मैं जो भी काम, मेरे पास जो भी काम आता है मैं ऐसा मानता हूं मुझे उसको 100% जस्टिफाई करना है, चाहे मेरा क्लाइंट जो भी लेके आया हो। कोई याद आता, एग्जाम्पल याद आता हो कुछ? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर क्लाइंट की कुछ बातें, जैसे अब एक आपने बताया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई क्लाइंट की बातें हैं, नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी बिना नाम लिए मैं बोल रहा हूं। बिना नाम लिए क्लाइंट था मेरा, 20 साल पुराना क्लाइंट था। उसके बहनोई के साथ उनका पान कार्ड, आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ था, और वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसका मिसयूज़ किया था। अब कंप्लेंट करनी है, सामने वाला बहुत मध्यम घर का लड़का है, 5-10 हज़ार भी उसके लिए बहुत बड़ी रकम है, और उसके पान कार्ड, आधार कार्ड का यूज़ करके लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसा उसको पता चला। ही वॉज इन ट्रॉमा, बहुत दुखी था, परेशान था कि इनकम टैक्स वाले आके अब क्या करेंगे क्या नहीं, बहुत परेशान था, रोता था आके, और शिक्षक का जीव। मैंने बोला भाई परेशान होने के, अभी तेरे साथ जो हुआ है अब उसमें कंप्लेन करने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कल उठकर इनकम टैक्स वाले आते हैं, अगर तूने कंप्लेन नहीं की है तो भी तुझे दिक्कत आएगी।
ही सेड कि सर सब बात सही है, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है आपको देने के लिए। आई एम ए कॉस्टलेस लॉयर इन सूरत, पर मुझे आपके ऊपर विश्वास है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब क्या करेगा, पैसे तो बिना पैसे लिए तो मैं काम नहीं करूँगा भाई। तू इसके साथ आया है भले, पर तुझे मुझे टोकन अमाउंट तो देनी पड़ेगी, तभी मेरा दिमाग, अब घोड़ा घर से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वो वाली बात हो गई। और मेरा तेरा काम ऐसा पटा है और धीरज रखनी है। तू ऐसा बोलेगा कि एक सामने वाला फाइनेंशियली सफिशिएंट है, फाइनेंशियली बहुत ही आगे बढ़ चुका है, उसके पास तेरे जैसे हजारों लोग होंगे, पर तुझे तटस्थ रहना है। तू तो फरियाद करेगा बाद में, तू ऐसा बोलेगा कि नहीं साहब मुझे तो आगे नहीं बढ़ना है, वो नहीं चलेगा। और सीए के सामने कंप्लेन फाइल की, पहली कंप्लेन फाइल की तो सीए ने अपने सारे सोर्सेज लगा के वो कंप्लेन को खारिज करवा दिया। अब दर्द तो होता है, गुस्सा भी आता है कि किसी को न्याय नहीं दिलवा पा रहा हूँ। सीपी साहब की रिटायरमेंट हुए थे और नए सीपी आए थे, मतलब एक चांस और लेते हैं, नहीं तो फिर कोर्ट के पास जाएंगे सारी सच बात लेके। अब कोइंसिडेंटली कंप्लेन की, उसमें कंप्लेन करते समय एक बात ध्यान में आई कि ये जो रिपोर्ट कर दिया है, जो फाइल कर दिया है केस, वो पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे के दर्जा का जो ऑफिसर होता है उसने रिपोर्ट किया था। मतलब आपने बहुत जगह कंप्लेन करने का ट्राई किया। हाँ, सिटी में। हाँ, और हर पुलिस स्टेशन में नहीं हुआ किसी तरह से, जो भी हुआ वो कंप्लेनेंट को 8 महीने तक ये अलग अलग पुलिस स्टेशन में घुमाया गया, पर नहीं हुआ कंप्लेन, फाइल कर दिया और केस को दफ्तर एक कर दिया। हाँ, ऐसा दफ्तर कर दिया, बंद कर दिया, फाइल कर दिया, बंद कर दिया ऐसा। और फिर बाद में ऑफिसर चेंज हुआ, ऑफिसर, हाँ, तो आपने वापस किया, फिर से किया, चांस लिया कि चांस लेते हैं। और जब लिख रहा था, दूसरी बार कंप्लेन जब लिख रहा था विथ ऑल द ग्रीवेंसेस, तब एक बात पता चली कि हर एक ने ऐसा जो रिपोर्ट करते हैं, हर एक पुलिस स्टेशन ने ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि गुना फलानी टिकणी क्षेत्र में बना है, फलानी टिकणी क्षेत्र में बना है, मतलब गुना बना है। ऑल द ऑफिसर्स नो, मैंने ऐसा दूसरी कंप्लेन की, उसमें मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए कि आप उनका रिपोर्ट देखिए कि भाई गुना खतौरा पुलिस स्टेशन की हुकूमत में बना है, गुना सलावतपुरा पुलिस स्टेशन की हुकूमत में बना है, गुना मैदरपुरा पुलिस स्टेशन की हुकूमत में बना है, गुना अठवालाइंस पुलिस स्टेशन में बना है। सारे लोग गुना बना है ऐसा तो बोल ही रहे हैं, फिर भी रिपोर्ट हो गई है फाइल, तो उस चीज को ध्यान में रखें। और दूसरी बात कि साइबर सेल, साइबर का भी उसने इंटरनेट का भी यूज किया था, तो साइबर क्राइम भी बनता है, साइबर क्राइम का भी ऑफेंस उसमें लगता है। तो उसमें साइबर क्राइम के ऑफेंस में ऐसा एक प्रावधान है कि पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे का दर्जे का आदमी उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। अच्छा। जबकि रिपोर्ट पुलिस सब इंस्पेक्टर ने किया था, विच इज अगेन ब्रीच ऑफ लॉ। तो वो पॉइंट रेज करके मैंने दूसरी कंप्लेन की, और वो दूसरी कंप्लेन में कंप्लेनेंट को न्याय मिला ऐसा मुझे लगता है। एफआईआर फाइल हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पनिश हुई, और वो भुगत रहा है। सर, ये जो अभी जो आईटी जो फील्ड बहुत आपके लॉ में भी आ रहा है, चेंजेस आए सारे, और जो ये साइबर के फ्रॉड के केसेस बहुत सारे हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, अभी क्या तैयार है क्या लॉयर्स या जो जुडिशरी है या पुलिस है या सारा जो ये लॉ फ्रेटर्निटी, आपको बोलो न्याय की जो सिस्टम है, वो कितनी तैयार है ये साइबर सिस्टम्स के लिए? पुलिस का तो मैं नहीं बोल सकता कितनी तैयार है, पर पुलिस हमेशा हर जगह सज्ज नहीं होती है। फ्रॉड होने के बाद पुलिस एक्टिव होती है, फ्रॉड होने से पहले प्रिवेंटिव उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे साइबर सिक्योरिटीज में फ्रॉड होने के बाद ही सब कुछ होता है, कहीं पर भी प्रिवेंटिव नहीं है कि फ्रॉड हो ही ना, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। फ्रॉड होने के बाद उसके सारे प्रावधान है कि ये फ्रॉड हो गया। नहीं, अभी डिजिटल अरेस्ट की बात करें, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन तो पुलिस वाले कर रहे हैं। अवेयरनेस
होता क्यों है? हम प्रिवेंटिव की बात कर रहे हैं। प्रिवेंटिव में अवेयरनेस नहीं आती है। अवेयरनेस तो हो जाने के बाद अवेयरनेस की बात आती है। प्रिवेंटिव मतलब होने से पहले उसको रोक दिया जाए। गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है, पर शायद जो क्राइम करने वाला है वो ज्यादा खुला, उसके पास बहुत बड़ा मैदान है, और जो प्रिवेंट करने वाले हैं उनके पास रिस्ट्रिक्शंस काफी है। तो रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये साइबर का जो फ्रॉड है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। कहीं से भी आपके डेटा लीक हो रहे हैं, कहीं से भी आपके डेटा ले जा रहे हैं। कोई भी आपका डेटा, आपका कहीं आपने कहीं पर मोबाइल से पेमेंट किया, आपका डेटा लीक हो जाता है। तो वो सारी चीजें, डेटा लीक कैसे होता है, हाउ कम, उसके ऊपर प्रिवेंटिव कोई काम नहीं कर रहा है। कोई एजेंसी, कोई सॉफ्टवेयर वाले शायद उसके ऊपर काम कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और जुडिशरी में क्या सिचुएशन है टेक्नोलॉजी की? जुडिशरी में अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो नए रिक्रूटमेंट है जुडिशरी में, सबसे पहले तो आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो सैलरी बहुत कम थी। अब जाके ऐसा बोल सकते हैं पिछले 10 सालों में कि दे हैव गुड सैलरी, वो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, और अच्छे घर के लोग भी जुडिशरी में आ रहे हैं। पहले ऐसा था कि जो वकालत में नहीं चला है वो जुडिशरी में चला जाए, अच्छा, ऐसी मान्यता थी ऐसी, और ऐसा होता भी था कि भाई जिसकी वकालत सही नहीं चल रही है, होशियार आदमी है पर वकालत नहीं चल रही है, मार्केटिंग नहीं आता है, हाँ मार्केटिंग नहीं आता है, या वो कुछ कर नहीं पाता है वकालत में, कुछ करे, बहुत होशियार, या नेटवर्किंग नहीं, हाँ जो भी बहुत होशियार है पर प्रैक्टिकल कुछ बोल नहीं सकता, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, लिखना सब कुछ आता है, कानून के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, पर वो बोल नहीं सकता, तो क्या करे, तो उसकी वकालत नहीं चलती। तो ऐसे लोग फिर जुडिशरी में डाइवर्ट हो जाते थे, पंतु जी होते थे वो, कि कानून से बाहर नहीं जाना है। अब एक इंसिडेंस बताओ कि मेरी आपके साथ कहीं मारामारी हो गई कोई वजह से, तो मारामारी हो गई वो पक्की बात है, पर उसके पीछे मैनस्रिया गिना जाता है, मैनस्रिया विच इज अ सब्सटेंस ऑफ क्राइम। मेरा वो करने का इरादा क्या है, तो इरादा, उससे ही क्राइम सीन, उससे ही जस्टिस, जस्ट उससे ही होता है। तो वो जो तत्व है, वो तत्व को कोई जुडिशरी में देखता नहीं है। मैंने कंप्लेन की है तो कंप्लेन प्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी, ऐसा कानून में लिखा गया है कि भाई मैं कुछ भी कंप्लेन करता हूं तो कंप्लेन प्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी। जब मेरी कंप्लेन है, इन्वेस्टिगेशन एक्स एजेंसी देखती है, अब वो एजेंसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट न करे तो मेरे साथ जो घटना घटी है उसका क्या बेनिफिट। कानून का परव्यू ऐसा है, लीगली ऐसा है कि एक्यूज ने गलत किया है ऐसा मानना है, पर वो एक्यूज है, उसी ने गलत किया है, ऐसा कल्प्रिट नहीं है, कंप्लीट नहीं। कल्प्रिट। ये सर जो नए लॉज पास हुए हैं अभी थोड़े टाइम पहले, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? गुजरातीમાં કહું तो नवी बोतल में जूनो दारू। ओके, तपास एजेंसी जो है, मतलब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेम है, हाँ। उनको अपग्रेड करने के लिए क्या किया गया है, अब शायद होगा तो, पर वो होगा, मैं फिर से, इसमें प्रिवेंटिव नहीं है। फिर से ओके, कानून ये तारीख से अमल में आने वाला है, तो कानून को अमल में लाने वाले लोग अमल आने से पहले उसको, उसका नॉलेज उसको अपडेट करना चाहिए। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। आज भी हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बेचारे अब 55 साल के हो गए हैं, रिटायरमेंट एज है, उसको इन्वेस्टिगेशन दे दिया गया है, उन्होंने आज तक आईपीसी सीआरपीसी देखी हुई है, कंप्यूटर भी नहीं शायद नहीं, वो भी करते हैं, वो करते हैं, कंप्यूटर जैसे तैसे करके सीखे हैं, क्योंकि कंप्यूटर को आए 10 साल हो गए, हाँ, लेकिन फिर भी मतलब, पर अब नया सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, उसको बोलना, उसको समझना, कंपेयर करना, पर वो तो कभी भी लाते तो होने वाला था। पर
उसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसके लिए तैयारी प्रिवेंटिव नहीं की गई है वो कोई। तैयारी नहीं की गई है। ओके। आज भी बेचारे वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो आज भी पहले ही वैसे सीआरपीसी आईपीसी में आप लोग कैसे डील करते हैं? वो तो नौकरी आते हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं। हम लोग उसका बेनिफिट लेते हैं। आप लोग तो मतलब अपना काम है, मतलब हम उसका बेनिफिट लेते हैं। अच्छा। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो लूप छोड़ देती है वो लूप का लाभ हमको लेना है एज एन एडवोकेट, उसका बेनिफिट लेना है हमारे क्लाइंट के फेवर जी। पर ओवरऑल जुडिशरी सिस्टम हमारी जो सिस्टम जो है वो सिस्टम में लैकुना है। कोई क्राइम करे क्यों, जो हैबिचुअल है वो बात अलग है, और जो इंटेंशनली क्राइम करता है वो बात अलग है। मैं वही फिर से आऊंगा मैंसरिया, मतलब ऐसा बोलना चाह रहे कि जो फियर ऑफ लॉ है वो है नहीं है, इसके कारण हमारे पास हमारे जो कानून है उसमें इतने सारे लैकुना है। मतलब फियर ऑफ पुलिस तो है, फियर ऑफ पुलिस है पर फियर ऑफ लॉ नहीं है। फियर ऑफ लॉ नहीं है। ओके। सटीक बात होनी चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए, ऑनेस्टी लोगों में आनी चाहिए, गलत करने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए, अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए। आज हम धीरे धीरे करके आज सूरत की बात करें तो आज हम धीरे धीरे करके ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की बात कर रहे हैं कि भाई हम खड़े हो रहे हैं। तो किसी को मारने से पहले या किसी के साथ गलत करने पहले क्यों नहीं सोचते? वो जिम्मेदारी किसकी है? ओवरऑल सिस्टम की है, पूरा समाज ही है वो तो वो सामाजिक जिम्मेदारियां हम लोग डोनेट करने के लिए, हम लोग गरीबों को खाना लेने के दौड़ते भागते जाते हैं, पर वो गरीब या खाना लेने वाले लोगों को हम एम्पावर क्यों नहीं कर पाते? उनको कमाई करने के लिए या उनको अर्थोपार्जन के लिए उनको मांगना नहीं पड़े, फ्री में मुफ्त का खाना किसी को भी मिलेगा, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। मुफ्त खोरी के खिलाफ आपको डोनेट करना है, आपके पास सफिशिएंट मीन्स है, डोनेट करना है, बिल्कुल करिए, पर इस तरह से करिए कि वो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको दे के भूल मत जाओ, उसके पास मांगना सीखो। जावेद अख्तर ने भी इस पे कविता लिखी, शायद आपको पता हो तो, मदर टेरेसा को एड्रेस करते हुए लिखी है कि भाई तुम्हारी महानता मैं मानता हूँ, आप बहुत महान हैं, लेकिन आप गरीबों को गरीब क्यों रखना चाह रही है, आप उनको पैरों पे खड़ा क्यों नहीं कर रही है, ऐसा उन्होंने सवाल किया। और उस टाइम बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जो और आजकल की सरकार भी वही कर रही है जी। ये कंट्रोवर्सी है पर ये नग्न सत्य है जी। मैं कोई पक्ष का नहीं हूं, ना ही मैं कांग्रेस का हूं, ना ही मैं भाजपा हूं, ना ही मैं आपको मान रहा हूं, मैं कोई पक्ष का नहीं हूं, पर सच बात तो यही है, हर लोग, हर पार्टी, हर नेता गरीबों को सब कुछ देना चाहता है। अरे भाई, गरीबों को पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं देने हैं, आप उनको अर्थोपार्जन के लिए कोई सहाय करो। उनको भी खुददारी तो पसंद है, खुददारी से जीना उनको भी, पर आप उनको दे रहे हो कि भाई खुददार नहीं बनना है, तू पैसे ले, बात खत्म कर। तो वो हर एक जो भी नेता बना है, जो भी नेता है, जिस स्तर का नेता है, वो तमाम स्तर के नेताओं को ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं विनती करता हूं कि भाई मेहरबानी करो, मेरे भारत को गरीब मत बनाओ। मेरा भारत बहुत अमीर है, बहुत अमीर था, पर आप अपने जो पैसे हैं, जो आप अपने बता रहे हो, वो पैसों का सदुपयोग करो। आप सर कहीं पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाले ना? जी नहीं। इलेक्शन लड़ने वाले कतई नहीं, आजीवन नहीं तो अन्ना हजारे जैसा कोई आंदोलन नहीं। मेरा नेचर मैं जानता हूं अपने आप को कि मेरा नेचर नेतृत्व का नहीं है जी। मैं नेतृत्व नहीं कर सकता जी। मैं किसी को बोल सकता हूं कि भाई ये करो, पर मैं ऐसा लीडर होके नहीं, किसी के सामने लीडरगिरी का गुण मेरे पास नहीं है। मैं किसी के, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी हुजूरी नहीं कर सकता जी, मैं चापलूसी नहीं कर सकता जी। तो चापलूसी अगर नहीं कर सकता तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं, लोगों को अवेयर तो कर सकते हैं, अवेयर करने के लिए ट्राई करते हैं जितना मेरे लेवल से होता है जी। जैसे आप पढ़ने का आपको बहुत शौक है, आप बुक्स बहुत पढ़ते हैं,
तो बुक से जो नॉलेज गेन करते हैं वो लोगों में बांट सकते हैं। लोगों में आज भी मेरा ये समझना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नॉलेज को बांटो, वो गलत करता है उसको रोको कि भाई तू ये कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये गलत है और तुझे इसमें ऐसा करना चाहिए। मेरे फील्ड की बात करूं तो काफी बच्चे जूनियर्स जो होते हैं अपने अपने प्रश्न लेके कभी कभी आते हैं, मैं बैठा हूँ, फ्री बैठा हूँ, तो आके पूछते हैं, तो सही गाइडलाइन उनको मैं देता हूँ। सही बात बतानी है कि भाई तू प्रोज एंड कॉन्स दिखाना है। पर आप आपके क्लाइंट्स को भी ऐसा एकदम सही बोल देते हैं? जी बिल्कुल कभी? बिल्कुल। मैं अपने क्लाइंट के साथ आपकी ऐसी इंप्रेशन कभी भी, हाँ, मेरे सीधा बोल देते हो? हाँ, मेरे क्लाइंट के साथ मैं कभी भी आंख